जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सचिन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी हमारी मैथ की। देखिए, मैथ का एक बेसिक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन में का भाग नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया गया है। इसने किसने बताया है? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया है। और प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं? जो संख्या एक से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार चलती जाए करोड़ों अरबों तक, और लास्ट में जो इनफाइनाइट तक जाए, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है उस नंबर 2 पे दिया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? जो संख्याएं जीरो से शुरू होके इनफाइनाइट, कहां तक है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। उसके बाद आता है सम संख्या। जो संख्याएं 2 से भाग हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, दे देते हैं फिर भी 1 2 एग्जाम्पल दे दिया। 2 6 8 9 0, ये भी सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई का क्या हो गया? 0। यानी कि फिर दूसरी संख्या दी 9 6 1 3 5 4 8, और इसके लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 8। तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी सम संख्या हो जाएगी। और उसके बाद आते हैं विषम संख्याएं। यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जो संख्या 2 से पूरी भाग न हो, जो संख्या 2 से पूरी भाग न हो, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। या जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 न हो, उसको भी क्या कहेंगे? हम सम संख्या ही, विषम संख्या ही कहेंगे। और इसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये 2 से भाग नहीं होती, 1 2 से भाग नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी। इसके बाद आ जाएगा 11, इसके बाद आएगा 13, फिर 15, फिर 17। कहने का मतलब क्या है? जो संख्याएं 2 से पूरी भाग न हो उनको क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। लेकिन दिक्कत ये आती है, सर जी एक तो हो गई विषम, एक को लिख दिया हमने विषम, और 2 हो गई सम। अब पूछ लिया जाए आपसे कि जीरो क्या है? कहने का मतलब क्या है? ये सम है या विषम है? अगर पूछ लिया जाए जीरो क्या है, सम है या विषम है, तो जब ऐसी कंडीशन हमें दे दी जाती है तो उस कंडीशन में हमने क्या कहना है? जीरो जो है वो न सम है न विषम है। क्या है? जीरो न सम है और न विषम है। सॉरी, जीरो क्या है? जीरो एक सम संख्या है। जीरो क्या है? एक सम संख्या है। जीरो क्या होगी? जीरो एक सम संख्या होगी। दोबारा समझिए, 1 मिनट। अगर दे दिया जाए तो जीरो क्या है, तो जीरो के बारे में क्या पढ़ेंगे? जीरो सम संख्या है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण माफी चाहूंगा। जीरो क्या है? एक सम संख्या है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर।
अब बात यह आती है, जो इंटीजर है, ये देखिए, मान लीजिए ये एक मिड पॉइंट दे दिया हमें, ये कुछ इस साइड चलेंगी, कुछ इस साइड चलेंगी। जो यहां पे आएगा 0, इसको क्या कहते हैं, RHS, इसको कहेंगे LHS। यानी कहने का मतलब क्या है, जो RHS की तरफ जाएगा वो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, धनात्मक। लेकिन जो LHS की तरफ जाएगा वो होगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक। कैसे आएगा, 0 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये भी ऐसे ही 1 -2 -3 -4 -5 -6 और डैश 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 करके कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक ये जाएगा। लेकिन इसमें ये पूछेगा सर ये 0 क्या है, 0 न धनात्मक है न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है, न ऋणात्मक है। अगर पूछा जाए 0 कौन सी संख्या होगी, ऋणात्मक या धनात्मक है, 0 जो है 0 एक न धनात्मक है न ऋणात्मक, यानी कि आपको बता दिया गया है जो धनात्मक है वो RHS की तरफ जाएंगे और जो ऋणात्मक है वो LHS की तरफ जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है, देखिए नंबर 2 पे आगे, भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो। यानी कहने का मतलब क्या है, जो संख्या आप अपने एक व अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए उसको कहेंगे भाज्य संख्या। और जो एग्जाम्पल दिए हैं 2 4 6 8 9 63 और ऐसे ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो संख्या, जैसे 4 ही उठा लेता हूं मैं, 4 देखिए, 4 एक तो 1 से भाग जा रहा है, एक 2 से भाग जा रहा है, एक 4 से भाग जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1 और 4 शिवम और 1 के अलावा 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कौन सी, भाज्य। और क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो उस कंडीशन में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 का आपको पता ही है क्या है, 1 ही फैक्टर बनेगा और 1 से ही जाती है। 2 पे देखते हैं, 2 किस पे, 1 से जा रही है और अपने आप से जा रहा है, किसी अन्य संख्या से जा रही है, नहीं जा रही। 3 देख लेते हैं, 3 1 और 3 से खुद से जा रही है। लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जो किससे जा रही है, 1 2 और 4। यानी कि जब 4 के हम फैक्टर करते हैं तो 3 फैक्टर बनेंगे, 1 2 4 1 2 4। और कहने का मतलब क्या है, जो भाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं उनके जो फैक्टर है, फैक्टर जो होंगे, उनके जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, ये देखिए एक बार। भाज्य संख्या होंगे मोर देन, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे भाई, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। किसके, भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड पूछे जाते हैं वो 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। लेकिन अभाज्य संख्याओं में ऐसा नहीं है, अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया 4 है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ले लेता हूं 9। क्या ले लेता हूं, 9 सबसे पहले देखते हैं, 1 से भाग जा रहा है, फिर 3 से भाग जा रहा है, फिर कितने से, 9 से। यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है। लेकिन यहां पे अगर हम 2 की बात करें कि 2 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 होगा, 1 2 होगा। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे, इसके जो गुणनखंड है 2 से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए अभाज्य संख्याएं। जो संख्या एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना हो। अब 2 देखते हैं, 2 1 से भाग हो रहा है और 2 से, सही बात है। 3 भी ऐसे ही है, 5 भी ऐसे ही है, 7 भी, 11 भी, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17 19 और ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या।
छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। और सब छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। क्लियर है? अगर पूछा जाए एक क्या है, एक क्या है, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए एक क्या है, एक न भाज्य है न अभाज्य है, क्या है ये? न तो भाज्य है और न अभाज्य। एक क्या है? एक न भाज्य और न अभाज्य। एक के बारे में अगर पढ़े तो एक न भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है। देखिए एक के जब फैक्टर बनाते हैं तो सिर्फ एक ही बनेगा। और दूसरी बात, एक का जो वर्गमूल है पूर्ण वर्ग बनता है, एक का पूर्ण वर्ग बनता है भाई, एक का पूर्ण वर्ग बनता है। और जिस संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए वो संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए 16 लिया मैंने, 19 लिया, 16 लिया, 16 का पूर्ण वर्ग कीजिए, कितना बन गया? 4। तो 4 क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये जो 2 है ये सम अभाज्य संख्या भी है। सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 ही होगी ऐसी कंडीशन में भी। इसके बाद देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए, देखिए जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए, लेकिन कहने का मतलब क्या? जो संख्या अंश बटे हर में लिखी जाए, लेकिन हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हर के नीचे क्या नहीं आना चाहिए? हर की जगह 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए अगर आपको संख्या दी जाए 2 बटा 0 और इसके कह दे भाई ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये क्या होगी? सोल्व नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? सोल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस कंडीशन में नीचे 0 आ जाता है हर की जगह, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसके एग्जांपल देखिए 1 बटा 2, 3 बटा 2, 10 बटे 17, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछ लेता है कि जो ये रूट वाली संख्या है, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि 3 बटा 19, 3 बटा 19 ये क्या है? परिमेय है? परिमेय, ये भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है? जब कोई संख्या रिपीट में बार बार प्रयोग होती रहे उसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे? रिपीट में। अब जैसे दे दिया 1 बटा 2 दे दिया मैं 1 बटा 2, तो इसको जब मैं भाग करूंगा तो क्या आएगा? 0.5, फिर 5 5 5 5 चलता जाएगा, यानी कि रिपीट होता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? हमें परिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे देखिए नंबर 2 पे आगे आएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं सभी वर्गमूल वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? देखिए दिया है ये क्या होगा भाई? √2, √3, √5 और पाई, और पाई। अब देखिए सभी रूट वाली संख्याएं, सभी रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पाई क्या है? पाई क्या है? पाई जो दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान दे दे आपको और दे दे 22/7 तथा 3.14, सॉरी 3.14 क्या है? अगर पाई का मान दे दे आपसे 3.14 क्या है, तो ये कौन सी होंगी? इन दोनों का मान होगा अप्रिमेय। क्या होगा? परिमेय। लेकिन पाई क्या है? अप्रिमेय। क्यों? अब कई बार ये भी पूछा जाता है सर पाई तो अप्रिमेय है लेकिन इसका मान परिमेय है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू क्या दिया है? पाई की वैल्यू, पाई नॉट इक्वल टू, एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू क्या होगा? 22/7 और 3.14। कहने का मतलब क्या है? ये जो वैल्यू दी है, क्या भाई ये वैल्यू दी है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और इसीलिए क्या होता है? पाई जो है वो अप्रिमेय संख्याएं हैं
और पाई का जो मान दिया होता है 22/7 और 3.14, ये क्या होता है, परिमेय होता है। और उसके बाद अगर ये दिया जाए जो संख्याएं जिसका रूट वाली संख्याएं भी क्या कहलाएंगी, अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन जो संख्याएं लगातार रिपीट ना हो उनको भी अपरिमेय कहते हैं, जो रिपीट होती रहे उनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट पे, आगे दिया है सह अभाज्य संख्या, वे दो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। कहने का मतलब क्या है, जिनका HCF 1 हो उनको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे यहां पे देखा हमने 2 का और 3 का HCF कितना होगा, 2 का और 3 का HCF जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। 4 का और 5 का भी HCF कितना होगा, 1 होगा। 5 का और 7 का भी HCF कितना होगा, 5 का और 7 का HCF भी 1 होगा। लेकिन एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं 8 और 9। 8 और 9 का HCF भी कितना होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। कहने का मतलब क्या है, जिन दो संख्याओं का HCF सिर्फ 1 हो उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। और ये भाई कई बार पूछ लेता, आपको क्वेश्चन दे देता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे कोई 2 जोड़े 4 जोड़े दे देगा ऑप्शन में और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। और वहां पे हमने देखना है जिनका HCF 1 हो, जिन जोड़ों में HCF 1 आए वो से क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और जिन जोड़ों में HCF 1 ना हो वो होंगी, वो सह अभाज्य नहीं होंगी। क्लियर है, ये सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए संख्या का स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं, संख्या का वह स्थान जिस पर वह स्थित हो संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, स्थानीय मान के बारे में देखिए, संख्या का वह स्थान, मैंने कोई संख्या दी आपको 2 9 8 6, 2 9 8 6। उसके बाद समझिए संख्या का स्थानीय मान प्राप्त करने के लिए उस अंक के बाद आने वाले सभी अंकों को शून्य लिखा जाएगा। अब जैसे मैंने दे दिया ये क्वेश्चन और इसमें कह दूं भाई 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 9 को सेम टू सेम लिखेंगे और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो इनकी जगह क्या लगाएंगे, 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन में 9 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा, 900। अब एक क्वेश्चन यहां पे भी दिया हुआ है, इसको एक बार निकाल के दिखाता हूं पूरे तरीके से। इस क्वेश्चन में दिया है, जैसे ये दिया हुआ है और इसमें पूछा है भाई 7 का स्थानीय मान निकालो, 7 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। इसके बाद अंक देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। यानी कि जितने अंक उसके बाद के होते हैं उनके आगे क्या लगाते जाएंगे, 0 लगाते जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए, 3 6 9 5 4 1 0। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 9 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 ही होगी। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए जातीय मान। जातीय मान वह अंक स्वयं ही उस संख्या का जातीय मान होता है। कहने का मतलब क्या है, जो जिस संख्या में जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए वो स्वयं ही उसका जातीय मान होता है। और कहने का मतलब क्या है, अगर 2490 में 4 का जातीय मान पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, 4 ही होगा। देखिए कैसे दिया इसने दिया है, ये संख्या दी हमें और इसमें 1 का जातीय मान पूछ रखा है, तो 1 का अगर जातीय मान पूछा जाए तो 1 ही होगा। अगर इसमें 7 का जातीय मान पूछा जाए तो 7 होगा और 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 होगा। और कोई और संख्या ले लेते हैं, संख्या ले ली 9680 में, सॉरी 9680 में 9680 में 6 का जातीय मान निकालिए, तो क्या होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। अगर इसमें पूछा जाए 9 का जातीय मान क्या होगा, तो इसमें 9 का जातीय मान 9 ही होगा। क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब आ गया है, देखिए जो बेसिक बातें थी वो मैं आपको करवा चुका हूं, आगे की जो क्लास चलेंगी वो चलेंगी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। हमने क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब आपको अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और आगे दे दे n तक। कहां तक दे दे? n तक। अगर आपको n तक देता है तो उस कंडीशन में हमें एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। और लेकिन यहां पे ये देखेंगे सर ये n क्या होता है? n होता है लास्ट टर्म। क्या होती है? लास्ट टर्म। ठीक है। अब देखिए एक से क्वेश्चन दिया हमें 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? हम एक फार्मूला प्रयोग करेंगे। पहले क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ऐसे ऐसे डैश डैश करके लास्ट में आ जाएगा प्लस 100। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 100। तो क्या करूंगा मैं? 100 इंटू 100 प्लस 1 100 1 बटे में 2। इसको काटिए, कितने से कटाइए? 50 से कटा। तो इसका जो आंसर होगा 5050। ये आपका क्या होगा? आंसर। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग पूछा जाए तो आप क्या करोगे? उनको n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का फार्मूला लगा के क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 1 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 200 तक की, 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और डैश 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 करके कितना दिया? 200 तक की संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो यहां पे n का मान कितना दिया आपको? 200 दिया है। इंटू 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 201 बटे में 2। इसको इसे काटो, 2 1 कम 2, 2 से 1 से 2 से 2 कैंसल। और इसकी जब हम गुणा करेंगे 100 की और 201 की आएगी 20,100। कितनी आ जाएगी? 20,100। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है आपको, ऐसे भी अगर मान लीजिए लगातार दे रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। कई बार वो बीच से भी उठा के दे देता है। देखिए आगे आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन दिए हो। हाँ ये दे रखा, देखिए 101 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब ऐसी कंडीशन दे दी जाती है हमें तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हमारे पास जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे सोल्व करेंगे इसको और डैश डैश करके 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस डैश 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 करके क्या होगा? 200। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि 101 से यानी कि यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हम इसमें फार्मूला ये तो नहीं लगा सकते कि भाई n इंटू n प्लस 1, क्योंकि लगातार दिया हो तब कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं हम, अगर 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लें प्राकृतिक और उसमें से फिर 100 संख्याओं का घटा दें तो क्या होगा? हमारा आंसर वही आएगा 101 से 200 तक की संख्याओं का जो पूछा गया है। क्लियर इतनी बातें? अब देखिए यहां पे जो n का मान होगा वो कितना होगा? 200 होगा। देखिए कीजिए, एक बार तो इसको कीजिए, एक बार उसको। अब 1 से 200 तक की संख्याओं का क्या निकालेंगे? वो योग निकालेंगे। n का मान कितना है? 200 इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो कितना आया? दिए इससे कटा कितना आया? 100। तो यहां पे कितना मान आ जाएगा हमारा? 20,100। लेकिन 1 से 100 तक का इसमें से घटाना भी तो है। ये कर लीजिए, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। n इंटू n प्लस 1, 100 इंटू 101 बटे में 2। इसको इससे काटो, कितना आया? 50। और इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 5050। अब देखिए दोनों रिजल्ट हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमने करना क्या? आंसर जो पूछा गया है वो सिर्फ इतना ही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। तो घटाइए, अब कितना होगा? 101 से 200 तक का पूछा हमसे। 101 से 200 तक का निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाइए एक बार। 0 5 में 0 में से 0 गया 0, 5 10 में से 5 गया 5। यहां पे क्या बचा? 0, सॉरी 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया। यहां पे क्या बचा? 0, 0 में से 0 गया 0 और यहां पे आ गया 15। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 15,050 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 15,050 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सम संख्याओं का योग। अब जब सम संख्याओं का पूछा जाए ना, उसमें भी हमने वही फार्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सम संख्याओं का जब योग पूछा जाए तो उस कंडीशन में भी हमने क्या करना है, n इंटू एन प्लस वन लगेगा। विषम सॉरी प्राकृतिक संख्याओं में क्या लगाता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, लेकिन सम संख्याओं में क्या लगेगा, n इंटू एन प्लस वन। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन दिया है 2 4 6। अब सम संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो। अब देखिए उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। आगे देखिए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक हमने देखा, 1 से लेके 100 तक। अब 1 से लेके लगातार 100 तक कितनी सम संख्याएं, पहले तो ये निकालेंगे हम। अब हमें पता है एक सम होगी, एक विषम होगी, एक सम होगी, एक विषम होगी, एक सम होगी, एक विषम होगी। तो यहां पे जो n का मान होगा ना, n का मान वो होगा हमारा 50। कितना होगा, 50, क्योंकि 1 से लेके 100 तक जो सम संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 50। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आगे, n का मान कितना होगा 50, तो वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, कीजिए क्या होगा 50 इंटू 51 और इसकी गुणा कर दीजिए, कीजिए एक बार गुणा सभी के सभी बच्चे। 50 और 51 की जब हमें गुणा करते हैं तो गुणा होगी हमारी 2550, कितनी होगी 2550। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब वही बात ये क्या है, प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, वही बात होगी ना। अब एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पुट कर दिया इन्होंने, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो भी यानी कि हमने क्या देखा है, 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 50 ही होंगी। कितनी होंगी, 50 ही। लेकिन ऐसी कंडीशन इन्होंने यहां पे पैदा कर दी, यहां पे क्या कहा है, 1 से लेके 50 सॉरी प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहां पे n का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जब 50 हो जाएगा तो वही सेम प्रोसेस, क्या n का मान 50 और इसमें वैल्यू पुट करनी है तो यही सेम आ जाएगा। तो यार इसका भी मान क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग या 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेम करेंगे। अब आती है विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या होगा, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन को आपको ऐसे दिया जाता है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, अब देखिए 1 3 5 7 और ये ऐसे यहां तक n तक दी हो और योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, योग पूछा जाए, तो उस कंडीशन में हम फार्मूला लगाएंगे n स्क्वायर, और n का हमें पता ही है। अब देखिए 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब हमने देखा 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, सम होंगी 50। और विषम पूछी जाए, अगर पूछी जाए 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो विषम भी कितनी होंगी, 50। और यहाँ पे फार्मूला जो लगाया गया है विषम संख्याओं का वो क्या दिया हमें, कितना दिया है, n का मान हमने यहां से प्राप्त किया, कितना आ गया 50। और यहाँ पे फार्मूला विषम संख्याओं का क्या दिया था, n स्क्वायर। तो यानी कि क्या करूंगा, 50 का स्क्वायर, 50 का जब स्क्वायर करेंगे 5 5 25 और 2 0, आंसर कितना आ जाएगा 2500। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2500। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के। देखिए पहले हमने संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला, अब बात आती है वर्गों का योग निकालने की। उसके बाद सम का निकाला, फिर विषम का निकाला, अब वर्गों की बात आती है। तो वर्गों की जब बात आए तो उस टाइम पे हमने क्या करना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया हो हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और आगे दे दे n का स्क्वायर, यानी कि लास्ट तक n तक का स्क्वायर निकालना हमने, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। यानी कहने का मतलब क्या होगा, फार्मूला होगा हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे डैश डैश लगा के इसने कहा कि 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर का क्या निकालिए, योग निकालिए। तो यहां पे जो n का मान होगा हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। फार्मूला क्या दिया हमें, यहीं पे कर लेते हैं वैल्यू पुट। देखिए n का मान कितना हो गया, 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। काटिए इसको, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 7,
11 सत्ता 77 पंजा कीजिए, 77 की 77 गुणा में 5, 5 सत्ता 35 असल पाई 3 प्राप्त हुआ, 7 5 सत्ता 35 और 3 38, कितना हुआ 385। इसका क्या हो जाएगा, राइट है आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन देखने में थोड़े टफ लग रहे हैं, बिल्कुल आसान होंगे, सभी के सभी ऐसे ही आएंगे। अगर क्वेश्चन को मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता है 8 से लेके 10 तक के, 8 का स्क्वायर फिर दे देता, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन दे देता है 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस और ऐसे डैश डैश करके 20 तक का स्क्वायर दे दे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। उस कंडीशन में हमने कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है और फिर घटा किसका देना है, 1 से लेके 20 तक की, 20 तक का निकाल लिया, 20 में से 1 से लेके 7 तक का घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, 1 से 8 से लेके 20 तक की संख्याओं का बच जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, जो जैसे बोल रहा है मैथ का रूल है वैसे वैसे करते जाओ। अब देखिए अब देखिए क्वेश्चन दिया है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी कि इसने जो ये क्वेश्चन दिया है, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन कैसे दिया था, वो दिया था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि लगातार दे रखा था। यहां पे क्या दे दिया उसने, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके कहां तक दे दिया, 20 तक दे दिया। कहां तक दे दिया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और फिर आगे कहां तक दिया है, 20 तक दे दिया। ऐसी कंडीशन में हमने करना क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाय n इंटू एन प्लस 1 टू इंटू एन प्लस 2 का फार्मूला लगा के करेंगे, और यहां पे जो n होता है वो लास्ट टर्म होती है। ऐसी कंडीशन जब दे दी जाए, यानी कि ये क्वेश्चन क्या दिया हमें, सम संख्याएं दे दी, और यहां पे क्या दे दी, विषम संख्याएं दे दी, एक सम दे दी एक विषम। अगर सम और विषम संख्याओं का योग निकालना हो, किसका, सम या विषम संख्याओं का, तो उस कंडीशन में एक अलग से फार्मूला, एक सेकंड सॉरी, उस कंडीशन में हम अलग फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6 ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, और जो n होगा वो होगी लास्ट टर्म। कौन सी होगी, लास्ट टर्म, यानी कि आखिरी पद। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया हमें, ये क्या दिया है, यहां पे देखिए 20 हो गया, 20 लास्ट टर्म n का मान 20, n प्लस 1 गुणा में 21 गुणा में 22 बटे में 6, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 11, 7 3 सत्ता 11, क्या बचा, 11 सत्ता 77 गुणा में 20। अब कीजिए 7 दूनी 14 ऐसे पाई 1, 7 दूनी 14 1 15, 0 की 0, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 1540 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक बार देखिए, बाकी एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और डैश 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 करके लास्ट में क्या कर दिया, 20 का स्क्वायर ज्ञात करो, सम ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक तो फार्मूला मैंने बताया ही था, इस फार्मूले में लगाना n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 6, और दूसरा जो फार्मूला पुट करना है, एक ऐसे भी कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से। अब मान लीजिए यहां पे मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डैश 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 करके क्या बच गया, 10 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं का प्रयोग कर लिया ना वैसे की वैसे। अगर इसको ऐसे करता हूं तो यहां पे फार्मूला कौन सा लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, यानी कि पीछे वाले फार्मूले में पुट कर देंगे सेम टू सेम। लेकिन ये 2 है, इसको लास्ट में गुणा करना होता हमें। अब देखिए यहाँ पे ये कितना मान है, n का मान 10 है, गुणा में 11 है, गुणा में कितना होगा 21, और बटे में क्या होगा 6, बटे में क्या होगा, बटे में 6। अब काटिए इसको, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5,
यहाँ पे आ गया 7, 11 सत्ता 77, 77 की और 5 की गुणा करेंगे, कीजिए 77 गुणा में 5 कीजिए एक बार, 7 पंजा 35 ऐसल पाई 3, 7 पंजा 35 और 3 38, लेकिन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में गलती कहाँ हो गई भाई हमसे? गलती तो नहीं होनी चाहिए थी, हमारा क्वेश्चन तो यही था 2 का स्क्वायर। ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा कॉमन, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्लियर है? 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या था? इसका पूरा 2 का स्क्वायर कॉमन चल रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा? 385। ये जो 385 बचा है कौन सा, किसका माना है? ये इसका माना है। अब 385 को कितने से गुणा करूंगा? ये जो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो इसका 4, और जब इसकी मैं गुणा करूंगा तो कीजिए 8 पंजा 4 पंजा 20 ऐसल पे 2 प्राप्त हुआ, 8 चौक 32 और 2 34, 3 प्राप्त हुआ, 3 चौके 12 और 3 15, 1540। यानी कि क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, यानी कि फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में कॉमन लेके हम इसको प्राकृतिक संख्याओं का रूप प्राप्त करके भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी आइए अपने कंटेंट पे आइए, बाकी वहीं पे जहां पे हम चले हुए थे। हाँ ये रहा, आगे क्या दिया है? आगे का जो क्वेश्चन दिया हमें 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 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 9 का क्यूब दिया है। इसमें भी फार्मूला क्या करेंगे? वही पुट करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 वाला। अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना होगा? n का मान जो दिया है वो कितना होगा? ये क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा, n का मान 9 है तो कीजिए वैल्यू पुट, 9 इंटू 10 इंटू एन प्लस 1 प्लस इंटू 11 बाय 6। अब देखिए 3 1 3 9, 3 दूनी 6 और इसको इससे काटूंगा 5 11 50 55, 55 की और 3 की गुणा करेंगे तो 165 होगा। कितनी होगी? सॉरी 155 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा? 165 होगा, 165 आएगा। क्लियर है? और इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक बार वही आ गया, ये हो गया। अब आगे देखिए यही क्वेश्चन फिर दे दिया, 1 की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 15 स्क्वायर। और जब ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमने करना क्या होता है? सेम वही प्रोसेस लगानी है। यहाँ पे ये किसका मान हो जाएगा बेटा? n का मान हो जाएगा। इसको क्या कहूंगा मैं? n कहूंगा सर जी। n कितना है? 15, n इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16, n प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17 बाय 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना गया? 2 पे गया, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 3 और 3 पंजे 15, 8 पंजा 40, क्या बचा? 40 गुणा में 17, 17 चौका 68, 68 और 0 की 0 कितना आ जाएगा? 680। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का। यानी कि एक प्लस का दे रखा है, एक माइनस का दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है। अब देखिए हमने देखा 1 3 5 कौन सी है? विषम संख्याएं हैं। 2 4 6 ये कौन सी हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। और लास्ट में कितना दे दिया? 11 का स्क्वायर। इससे पहले क्या होगा? 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 10 का स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या कर लेना? प्लस प्लस वालों को अलग ले लेना, माइनस माइनस वालों को अलग ले लेना। एक बार देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, और ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं किसको? अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं 11 स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस कर दूं किसको? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
डैश 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 क्या होगा 10 का स्क्वायर। अगर इसको माइनस कर दूं तो क्वेश्चन ऐसे भी निकल जाएगा। अब देखिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये किसका है, एन का मान, एक तो हमारे पास एन का मान ये हो गया और एक एन का मान हो जाएगा हमारे पास ये, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 11 गुणा में 12 गुणा में 13 बटे में 6 माइनस 10 गुणा में 11 गुणा में 12 बटे में 6। क्लियर है। अब जब ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमारे पास कॉमन क्या है, एक बार कॉमन छाट लेते हैं इसके अंदर। 11 गुणा में 12, 11 गुणा में 12 बटे 6, ये हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 11 गुणा में 12 बटे में 6, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहां पे बच गया 13 और यहां पे कितना बच गया 10। तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 11 गुणा में 12 बटे में 6 गुणा में 3, 3 दूनी 6, 2 छिक्के 12, 11 छिक्का 66 और 66 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आई। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, एक बार देख लेता हूं। 11 छिक 66 दिखाई दे रहा है, 11 छिक 66, शाबाश क्लियर हो जाए, दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात करने के बाद अब चलते हैं घनों की तरफ। देखिए सबसे पहले हमने संख्याओं का योग ज्ञात किया, फिर वर्गों का योग ज्ञात किया, अब करेंगे हम घनों का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग प्राप्त करेंगे। और जब हमें प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और सारे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सारे का होल स्क्वायर। ये इस फार्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे जो दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और लास्ट में दे रखा है 10 का क्यूब, और इसी को क्या मान लूंगा मैं, n मान लूंगा। तो देखिए 10 इंटू 11 बटे में 2 और सारे का क्या देगा क्यूब, इसको गुणा कीजिए, रिजल्ट प्राप्त हुआ 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे। 55 का स्क्वायर, जब 55 के स्क्वायर की बात आए तो ये होता है, देखिए लास्ट वाली संख्या ना, जो ये लास्ट वाला अंक दे रखा इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कितना आया 25, कितना आ गया 25, 5 बार 25। और फिर जो ये बचा है इसको एक संख्या ज्यादा से गुणा कर दीजिए, यानी कि 6 गुणा में 5, तो इसको कितना आ जाएगा 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 30 25, 3025 है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और यही हमसे पूछा था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद दिया जाता है सम संख्याओं का, किसका दिया जाता है, सम संख्याओं का। अगर हम इसको भी क्या करें भाई, प्राकृत बना सकते हैं या नहीं। देखिए ये हमें दिया 2 का क्यूब, 3, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 20 का क्यूब। देखिए मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे 2 की पावर 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे बचा 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे बचा 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे बचा 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे बचा 4 का क्यूब, यहाँ पे बचा 4 का क्यूब है, और आगे ऐसे डैश 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 करके यहाँ पे क्या बचेगा 10 का क्यूब। क्लियर हुई। अब देखिए वही फार्मूला पुट करेंगे, कौन से वाला, अब 2 मिनट पहले किया था। अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना 10 इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, सारे का क्या करूंगा होल स्क्वायर, और गुणा में क्या रहेगा हमारे यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब काटिए इसको, 11 पंजा 10 पंजा 50, 11 पंजा 55। वही हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो हुआ हमें 2 की पावर 3 को कह सकते हैं हम 8 गुणा में 55 की, और इसकी गुणा करूंगा तो कितना आएगा 30 25, कितना आएगा 30 25, 8 गुणा में 30 25। क्लियर हुई ये बात। अब जब इसकी 8 की और इसकी गुणा की जाए तो इसकी गुणा होगी, कीजिए 0 0, यहां पे आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, ये हो जाएगा 24 200। क्या हो जाएगा, इसका योग पूछा जाएगा। और ऐसी कंडीशन में ये दे जाए, आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पे किसकी पावर किसको ले लेंगे हम, 4 की पावर 3 को अगर कॉमन लेंगे तो वही कंडीशन बनती है 1 की पावर 2 की पावर 3 प्लस
ऐसे ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे कितने की पावर बन जाएगी बताइए एक बार। यहाँ पे 20 की बन रही थी तो यहाँ पे 10 पे आ गया, तो 4 के यहाँ पे भी कितना आएगा 10 ही आएगा। कितना आएगा 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4 की पावर ले रहे हैं ऐसे और यहां पे क्या आएगा आपका 16 आएगा, ये गलत लिख रखा है, 16 ही पावर 3 आएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। और वही सेम प्रोसेस 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौका 64, 64 गुणा में 30 25, क्योंकि आपको पता है इसका तो निकाला है। और जब इसका हम रिजल्ट निकालेंगे तो पूरी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा आएगी 25 0 0 0 0 और 30 की 64 की गुणा करके हम देखेंगे तो आएगा हमारे पास 6 और फिर आगे करेंगे तो आएगा 3, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ। और नंबर सिस्टम की सीरीज जो हमने ये चलाई है पूरे मैथ की चलाई है, ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम करवाने के बाद बंद कर देंगे। पूरे मैथ को लगातार 0 से लेके हाई तक लेके जाएंगे। बिल्कुल छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।